Jai Hind students, I am Rajiv Sharma and welcome back to the Defense Booster series for NDS and NDA examinations. करंट अफेयर्स की इस क्लास में थोड़ा सा गैप हो गया बिकॉज ऑफ सम हेल्थ इश्यूज, तो आज से हम उसे फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं और बिना देरी के इस लेक्चर में हम लोग अपने टॉपिक्स की ओर चलते हैं। आज का जो पहला टॉपिक आपके सामने आ रहा है दैट इज योर मनी योर राइट कैंपेन, यानी कि आपका धन आपका अधिकार अभियान। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मदद से भारत सरकार ने हालिया तौर पर इस अभियान को शुरू किया है। अब ये जो कैंपेन है, ये अभियान है, ये तो देखकर ही समझ में आ रहा होगा दैट इट इज ऑल रिलेटेड टू द फाइनेंशियल कैंपेन, यानी कि एक वित्तीय अभियान है। लेकिन ये किस पर्पस के लिए लाया गया, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उद्देश्य है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो बेसिकली ये लावारिस जमा खातों में पड़ी हुई राशियों को उनके सही मालिकों तक पहुंचाने का एक अभियान है। मतलब भारत में जो वित्तीय पारदर्शिता है, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी है, बैंकिंग सिस्टम में उसे मजबूत करने के लिए लाया गया एक कैंपेन है। एक बहुत अच्छा कैंपेन है और गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि इट वाज अ ग्रेटेस्ट एवर प्रॉब्लम क्रिएटेड इन आवर फाइनेंशियल सिस्टम स्पेशली इन द बैंक्स। तो उसे हम इससे रिजॉल्व करने जा रहे हैं। तो बेसिकली है क्या, उसको हम थोड़ा सा ब्रीफली समझते हैं। आप इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो बेसिकली इस एग्जांपल में क्या हो रहा है कि आप ऐसे समझें कि आपका अगर कोई बैंक में अकाउंट है, जो अकाउंट कभी आपने खुलवाया हो, शायद आपके स्कूल डेज में, शायद आपके कॉलेज डेज में, और वो अकाउंट आप मान के चलिए आज से तकरीबन 12 साल 15 साल पहले आपने खुलवाया था। उस अकाउंट में आपको नहीं पता कितने पैसे हैं, और वो अकाउंट या तो डॉर्मेंट हो चुका है या कि फिर वो अकाउंट जो है अब पूरी तरीके से डीएक्टिवेट होने की कगार पर है और आपने उसको ऑपरेट नहीं किया बहुत सालों से। आपके पास उसका एटीएम कार्ड भी नहीं है, या शायद उसकी क्रेडेंशियल्स एक्सेस करने के लिए नहीं है, शायद उसकी पासबुक भी खो चुकी हो और मेनी अदर थिंग्स, या कि फिर अगर वो हो तो आपने उसको रिन्यू नहीं करवा पाया हो। ऐसी कंडीशन में आपको नहीं पता कि आपके उस बैंक में कितने पैसे होंगे। हम सभी के पास कोई ना कोई शायद ऐसा खाता, मोस्ट ऑफ द पीपल जो होते हैं उनके पास होता ही है। शायद आपके उस खाते में बहुत कम पैसे ही हो, 128 रुपए हो, 1028 रुपए हो, लेकिन आपको, आप भूल चुके हो उसे कि उसका क्या है। आरबीआई क्या करता है कि जब, जो अभी एट प्रेजेंट आरबीआई का जो रूल है मैं उसके हिसाब से आपको बता रहा हूं कि अगर कोई ऐसा खाता, आरबीआई के पास ऐसा कोई डिपॉजिट जो अकाउंट होता है किसी भी बैंक में खुला हुआ है जो आरबीआई से एफिलिएटेड हो आरबीआई एक्ट के अंतर्गत, तो ऐसे खातों को जो 10 साल से ज्यादा टाइम से ऑपरेट ना हुए हो, मतलब 10 ईयर से ज्यादा डॉर्मेंट अकाउंट्स हो, तो ऐसे अकाउंट्स को आरबीआई एक फंड में लिंक कर देता है, जिस फंड का नाम होता है डीप फंड, यानी डीईएएफ फंड। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड, यानी कि जमाकर्ता शैक्षिक और जागरूकता फंड। इसका मतलब क्या होता है कि ऐसे फंड को आरबीआई इसमें कलेक्ट करता है, और इसके साथ साथ आरबीआई एक पोर्टल लॉन्च करने जा रहा है जिसका नाम होगा उद्गम पोर्टल। अब ये पोर्टल क्या करेगा कि आप अपने इस पोर्टल पर जाएं और अपना पैन कार्ड नंबर दर्ज करें, अपनी पहचान आईडी दर्ज करें। जैसे अगर आपने आधार को लिंक कराया है तो उसे आप दर्ज कर सकते हैं। ऐसा करने के तुरंत बाद आपके नाम पर कभी भी जितने भी खाते खुलवाए गए होंगे, वो सारे के सारे खातों का पूरा जो डिस्क्रिप्शन होगा आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएगा। आपको इसके लिए पर्टिकुलरली किसी बैंक की वेबसाइट पर या ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं, ऑनलाइन घर बैठ करके आप इस पोर्टल का यूज करके ऐसा कर सकते हैं। इससे फायदा ये होगा कि जो आरबीआई की पोर्टल पर आप इन बैंक खातों की जांच करेंगे, उसमें आप ये देख सकते हैं कि क्या आपका कोई खाता ऐसा है जिसे आप भूल चुके हो और उसमें कितना राशि है, ये भी आपको बता दिया जाएगा। फिर आप कंसर्न बैंक में जाकर के उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं कि क्या आपकी जो राशि खाते में पड़ी हुई है उसे आप उनसे वापस मांग सकते हैं। ऐसा करने के लिए आपको अपनी खाता संख्या का प्रूफ देना होगा, जैसे कोई पासबुक हो सकती है, या ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। आपके मोबाइल नंबर के ओटीपी के थ्रू आजकल खातों को एक्सेस किया जा सकता है और ऑनलाइन पासबुक जनरेट की जा सकती है। आपको अपना पैन कार्ड नंबर वहां पर देना होगा। अगर आपके किसी पेरेंट या किसी आपके ऐसे व्यक्ति का आपके परिवार में खाता है जो शायद अब इस दुनिया में ना हो, बहुत सालों पहले उन्होंने वो खुलवाया हो, और आपको लीगली उनका सक्सेसरशिप यानी कि उनका सक्सेशन यानी कि फाइनेंशियल सक्सेशन यानी कि आपको उनका उत्तराधिकार मिला हो, वित्तीय उत्तराधिकार मिला हो, तो आपको उसका प्रमाण देना पड़ेगा कि जैसे आपके पिता हैं या आपके दादाजी हैं, उनका उत्तराधिकार आपको मिला है। सो यू कैन गो टू दैट बैंक एंड गिव दैट काइंड ऑफ प्रूफ इन द रिटन फॉर्मेट एंड दे विल अलाउ यू टू एक्सेस दैट अकाउंट, और आप उस अकाउंट को फिर बंद करवा कर उसमें शेष बची हुई राशि को अपने पास ले सकते हैं। ऐसा कोई फिक्स डिपॉजिट अकाउंट हो सकता है, ऐसा कोई सेविंग्स अकाउंट हो सकता है, ये किसी भी तरह का हो सकता है। इसलिए मैंने कहा दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट campaign started by the government of India because it brings the financial transparency in India, right? क्योंकि इंडिया का जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसमें एक बहुत अच्छी ट्रांसपेरेंसी लाने का काम करेगा। तो वही इसमें बताया जा रहा है
वैसे तो मैंने आपको टॉपिक पूरा समझा दिया है, लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट्स जो नोटेड होने चाहिए उनके बारे में हम लोग इसमें बातचीत कर लेते हैं। तो ये नोटेड पॉइंट्स जो आपके लिए जरूरी होंगे उनमें आप देख सकते हैं, लाइक 10 ईयर्स वाले जो खाते होते हैं उसके लिए यूज किया जाता है। मैंने आपको बताया ये डीप फंड में आता है, आरबीआई डीप फंड में जारी करता है, इसे डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड के नाम से इसको जाना जाता है। और इसके लिए आरबीआई ने उद्गम पोर्टल जारी किया है। उद्गम पोर्टल क्या है? अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। क्या है? अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन, है ना। तो इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना होता है। ये वेब पोर्टल होगा जिस पर जाकर के आप इन जानकारियों को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप लोगों का भी ऐसा कोई खाता है, आपको ऐसा कुछ याद आता है, आपके परिवार में भी इस चीज को आप ज्यादा से ज्यादा बताएं। ये सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, हमारे डेली लाइफ से भी रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंसर्न है, जिसको हमें समझना चाहिए। खैर, तो दिस वाज ऑल अबाउट द योर मनी योर राइट्स कैंपेन। चलिए हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज सिटीजनशिप चेक। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया एक ऑर्डर यानी आदेश में ये कहा है, एक याचिका को खारिज करते हुए, एक प्ली को डिसॉल्व करते हुए ये कहा है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है यानी भारत का निर्वाचन आयोग जो है, उसे ये अधिकार है, पहली चीज वो किसी को नागरिकता दे नहीं सकता, दूसरी चीज वो किसी से नागरिकता छीन भी नहीं सकता। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डज नॉट हैव द राइट टू प्रोवाइड द सिटीजनशिप ऑफ एनी पर्सन एज वेल एज इट डज नॉट हैव द राइट टू कैंसिल द सिटीजनशिप ऑफ एनी पर्सन इन दिस कंट्री। ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, संसद के पास है। इसका पूरा कंसर्न भारत के संविधान के आर्टिकल 11 यानी कॉन्स्टिट्यूशन में अनुच्छेद 11 आर्टिकल 11 जो है उसमें दिया गया है। लेकिन बावजूद उसके एक महत्वपूर्ण डिसीजन ये दिया गया है कि भले ही निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को किसी को सिटीजनशिप देने का राइट नहीं है या उससे छीनने का राइट नहीं है, लेकिन अगर वोटिंग प्रोसेस में जब वोटर्स आईडी के रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं या कोई व्यक्ति अपना मतदाता अधिकार पत्र बनवा रहा है या मतदाता पत्र बनवा रहा है, वोटर्स आईडी बनवा रहा है, और ऐसी किसी भी प्रोसेस के दौरान अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यह लगता है कि उस आदमी का जो नागरिकता है, जो सिटीजनशिप है, वो संदिग्ध है, वो डाउटफुल है, तो ऐसी कंडीशन में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यह अधिकार है कि वो उसकी नागरिकता से जुड़ी सभी चीजों की जांच कर सकता है। इट कैन चेक इट्स सिटीजनशिप क्राइटेरिया। इसका मतलब एक बहुत महत्वपूर्ण है, एक इंपॉर्टेंस है इसमें। सॉरी, क्या इंपॉर्टेंस है हम उसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये चीज है, ये डिसीजन इस बात पर पॉइंट कर रहा है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसके अकॉर्डिंग आपको वोट करने का राइट किसके आधार पर मिलता है? आपकी उम्र, जो एडल्ट फ्रेंचाइज यानी वयस्क मताधिकार में आती है अंडर आर्टिकल 326 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326 कहता है कि वयस्क मताधिकार यानी कि अगर आपकी उम्र 18 साल या उससे ज्यादा है, इफ यू आर 18 और अबव 18 यू हैव द राइट टू वोट। इट्स वेरी सिंपल। तो उम्र के आधार पर आपको मतदाता की पहचान मिलती है, वोटर्स की आइडेंटिटी मिलती है। सेकेंडली, अगर आप भारत में किसी जगह पर रहते हैं, दैट मींस यू आर अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया, आप भारत के किसी क्षेत्र में निवास करते हैं, सो यू हैव द राइट टू वोट, राइट। बट यहां पर एक पहलू और आकर जुड़ जाता है, दैट उम्र और निवास यानी कि एज और रेजिडेंस ही आपको वोट करने की एलिजिबिलिटी नहीं देती। आपकी सिटीजनशिप भी आपके वोटर होने के लिए एक इंपॉर्टेंट नेसेसिटी मानी जा सकती है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसको ये राइट जो दिया गया है, दैट ब्रिंग्स सम इंपॉर्टेंट, आप बोल सकते हो, पैरामीटर्स विद दिस टू बी चेक्ड फॉर द एलिजिबिलिटी और टू डिसाइड द एलिजिबिलिटी ऑफ अ वोटर। तो वही चीज इसमें बोल रहा है दैट सुप्रीम कोर्ट clarified that while the election commission of India cannot take a final decision on a person's citizenship, but it can verify the citizenship if there is any doubt during voters registration, तो उसे citizenship check करने का अधिकार हुआ। हालांकि सिटीजनशिप पर फाइनल डिसीजन लेने का राइट अभी किसको है? तो मैंने आपको बताया पार्लियामेंट को है, संसद को है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। ये नागरिकता अधिनियम जो भारत का सिटीजनशिप एक्ट लाया गया वो पहली बार 1955 में लाया गया, जो साफ तौर पर कहता है कि भारत की पार्लियामेंट यानी भारत की संसद जो है, इट कैन प्रोवाइड और इट कैन कैंसिल द सिटीजनशिप ऑफ एनी पर्सन इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस और विद सर्टेन एलिजिबिलिटीज, राइट। उसके लिए हम कभी डिटेल उस टॉपिक पर बात करेंगे तो मैं आपको और बताऊंगा, लेकिन अभी हम सिर्फ और सिर्फ इस कंसर्न के संबंध में बात कर रहे हैं, तो वो ये है। तो इस डिसीजन को आप लोग जरूर पढ़िए और बहुत अच्छे से इसको समझिए। चलिए हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर हम जाते हैं, दैट इज अलकनंदा गैलेक्सी। साइंटिस्ट ने हालिया तौर पर यूनिवर्स में यानी ब्रह्मांड में एक और गैलेक्सी यानी आकाशगंगा की खोज की है और इसको नाम दिया है अलकनंदा। ये बहुत पुरानी आकाशगंगा है, बहुत पुरानी गैलेक्सी है। इट इज ऑल अराउंड कंसीडर्ड दैट 12 बिलियन ईयर्स ओल्ड। ये तकरीबन 12 अरब साल पहले की आकाशगंगा है।
12 बिलियन को आप बोल सकते हो लाइक एक 1 बिलियन जो होता है, दैट 1 बिलियन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 9, है ना, 10 की घात 9 के बराबर होता है। तो 12 इंटू 10 टू द पावर 9 ईयर्स अगो, है ना, मतलब हमारा जो यूनिवर्स है उसके इनिशियल स्टेज में बनी हुई आकाशगंगा है, तो बहुत स्थायी और बहुत पुरानी आकाशगंगा है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि ये आकाशगंगा जब बनी थी एट दैट टाइम हमारा यूनिवर्स जो था दैट वाज 1.5 बिलियन ईयर ओल्ड ओनली। जो यूनिवर्स था वो सिर्फ 1.5 बिलियन वर्ष पुराना ही था। खैर यहाँ पर एक कंसर्न और आता है कि जिन लोगों को नहीं पता हो कि गैलेक्सी यानी कि आकाशगंगा नाम की चीज होती क्या है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप बहुत सिंपली यूनिवर्स में एक चीज को तो जानते होंगे जिसे हम स्टार कहते हैं, तारा कहते हैं, है ना। स्टार के बारे में हम सभी लोग जानते हैं, जो हाइड्रोजन के हीलियम में फ्यूज हो जाने से बनता है, यानी हाइड्रोजन के नाभिकों के हीलियम के नाभिकों में संलयन हो जाने से बनता है, तो एक फ्यूजन की प्रोसेस से बनता है, न्यूक्लियर फ्यूजन यानी नाभिक के संलयन की प्रक्रिया से। ये जो तारा होता है, जो चमकता है, जो शाइन करता है, क्योंकि ये हीट और लाइट को एमिट करता है कॉन्टिन्यूसली, जिसकी वजह से इसमें शाइन आती है, इसमें हीट आती है। जैसे सन, सूर्य भी एक तारा है जो हमसे सबसे नजदीक है, इसलिए सबसे बड़ा दिखाई देता है, लेकिन हो सकता है कि ब्रह्मांड में उससे भी बड़े कई सारे तारे हों। इन्हीं तारों की जब हम बात करते हैं तो इन्हीं तारों का एक जो सिस्टम है, मतलब हम बोलते हैं इट इज अ सिस्टम ऑफ स्टार्स, मतलब तारों का, असंख्य तारों का एक जो निकाय होता है, असंख्य यानी जिन्हें गिना नहीं जा सकता, लेकिन ऑन एन एवरेज ये माना गया है रिसर्च के मुताबिक कि एक गैलेक्सी जो होती है वो एक सिस्टम ऑफ स्टार्स होती है, और एक गैलेक्सी में अप्रोक्सीमेटली 10 या आप बोल सकते हो 10 टू दी पावर 11 स्टार्स होते हैं, 10 की घात 11 तारा होते हैं, या इन्हीं को हम 100 बिलियन बोलते हैं, यानी कि 100 बिलियन स्टार्स होते हैं, 100 अरब तारे होते हैं, ना। तो ये हम मानते हैं। तो जब अप्रोक्सीमेटली लगभग 10 की घात 11 तारों की संख्या में या 100 बिलियन तारों की संख्या में ये तारे जब एक निकाय बनाते हैं तो उस निकाय को आकाशगंगा कहते हैं। आकाशगंगा अलग अलग आकृतियों में हमें दिखाई देती है। ये सर्पिल यानी कि स्पाइरल हो सकती है, जिसके अलग अलग आर्म्स हो सकते हैं, या एलिप्टिकल यानी कि दीर्घवृत्ताकार हो सकती है, और ये किसी भी तरह की रेगुलर शेप, अनियमित आकार की हो सकती है। जैसे सर्पिल आकाशगंगा अपने केंद्र से कुछ इस तरीके से एक आर्म्स बनाते हुए चलती है, जिसमें तारे इन आर्म्स के रूप में संयोजित होते हैं। दीर्घवृत्ताकार आकाशगंगा इलिप्टिकल शेप की दीर्घवृत्त होती है, और इरेगुलर यानी कि वो कैसी भी आप बना सकते हो, ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, किसी भी शेप में वो स्टार्स को अरेंज कर लेते हैं। जो मोस्ट डेंस गैलेक्सीज होती है, सबसे ज्यादा घनत्व वाले तारों की जो आकाशगंगाएं होती है वो सर्पिल होती है, स्पाइरल होती है, और ये जो अलकनंदा आकाशगंगा हालिया तौर पर डिस्कवर की गई है, ये अलकनंदा आकाशगंगा स्पाइरल है, जैसा कि आप यहाँ पर एक इमेज के तौर पर जो एक सिंबॉलिकल इमेज मैंने दी हुई है उसमें आप देख सकते हो। हालांकि जो अर्थ है हमारी पृथ्वी, उससे सबसे नजदीकी आकाशगंगा दुग्ध मेखला यानी कि मिल्की वे है, और जो मिल्की वे है वो भी स्पाइरल है। 80% इसका स्ट्रक्चर जो है वो स्पाइरल है। अलकनंदा भी 80% स्पाइरल है। ये भारत में बहने वाली एक प्रमुख नदी अलकनंदा के नाम पर रखी गई है। उत्तराखंड में देवप्रयाग नाम की जगह पर यही नदी भागीरथी में मिलकर के गंगा नदी का सोर्स बनती है, या गंगा नदी में कन्वर्ट होती है। ये ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक्स हैं, इनको भी फैक्ट समझ करके आपको याद रखना चाहिए। दैट विल बी द इंपॉर्टेंट पार्ट इन योर एग्जामिनेशन। चलिए, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट और आज का लास्ट टॉपिक आता है दैट इज डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू। सो डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू, इसके बारे में जब हम बात करते हैं, इट इज ऑल रिलेटेड टू स्टेट अफेयर, बट ये नेशनल अफेयर में शामिल हो सकता है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक स्टेट का लिया हुआ एक्शन नहीं है या उनका डिक्लेरेशन नहीं है, एक इंटरनेशनल पॉलिटिकल या डिप्लोमेटिक लीडर से जुड़ा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू है क्या? तेलंगाना सरकार ने हालिया तौर पर एक निर्णय लिया है जिसमें उसने पॉलिटिकल या डिप्लोमेटिक या टेक्निकल या इंडस्ट्रियल फील्ड, यानी कि राजनीति, कूटनीति, तकनीक या उद्योगों की क्षेत्रों से आने वाली प्रमुख हस्तियां जो हैं, यानी कि जो फेमस पर्संस हैं, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए, उन्हें ऑनर देने के लिए अपने जो डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उनको नाम देने की बात की गई है। जैसे हालिया तौर पर रतन टाटा के नाम पर भी उन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का नेम किया है। और तेलंगाना सरकार ने ये फैसला लिया है कि तेलंगाना में स्थित जो अमेरिकी दूतावास यानी अमेरिकन एम्बेसी है, उसके पास की जो सड़क होगी वो सड़क का नाम डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू किया जाएगा, यानी कि अमेरिका के वर्तमान प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति जो है उनके नाम पर उस सड़क का नाम रखा जाएगा। इसके पहले अगर आप देखें तो रीजनल रिंग रोड जो थी उसको रतन टाटा के नाम पर नाम दिया गया था, जो कि उद्योग जगत के एक विशेष व्यक्ति हैं। डोनाल्ड ट्रंप ना सिर्फ इंडस्ट्रियल एरिया से रिलेटेड एक कंसर्न पर्सनालिटी है, डोनाल्ड ट्रंप अभी दुनिया के सबसे मजबूत पॉलिटिकल लीडर भी माने जाते हैं, क्योंकि वो दुनिया के सबसे मजबूत लोकतंत्र के राष्ट्रपति हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग जो डेमोक्रेसी है उसके प्रेसिडेंट है। तो इस वजह से भी ये टॉपिक आपके लिए इंटरनेशनल या ग्लोबल इश्यूज में भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, और नेशनल इश्यूज में तो है ही, क्योंकि इंडिया में इसको नेम किया गया है, दैट्स व्हाई।
तो आपको ये टॉपिक्स अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। आज की क्लास में हम बस इन्हीं टॉपिक्स की चर्चा करेंगे। आई होप आप पढ़ रहे होंगे, अपने शॉर्ट नोट्स बना रहे होंगे। आज के लिए बहुत बहुत थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से मिलेंगे।